सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, बात करेंगे आज भारत की। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, लेकिन सच क्या है? सच ये कि भारत ही जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि भारत में इस वक्त आज़ादी की 67 तहरीकें चल रही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 67, जिनमें 17 बड़ी हैं और 50 छोटी तहरीकें शामिल हैं। आज़ाद खालिस्तान सिखों के दिल की आवाज़ है और भारत से आज़ादी मकबूजा कश्मीर के वासियों का अज़ली हक है, जिससे भारत हमेशा फरार होने की कोशिश करता चला आ रहा है। लेकिन एक ना एक दिन तो ये होकर रहेगा। भारत का सीना चीरकर आज़ाद खालिस्तान भी बनेगा और कश्मीर में भी आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा नाज़रीन, जिस मुल्क में हम देखते हैं कि जिस माशरे में, जिस मुल्क में मजलूम पर तरह तरह के सितम ढाए जाएं, उसका इस्तेहसाल किया जाए, वहाँ बदहाली और जवाल यकीन जानिए उस कौम का मुकद्दर बन जाता है। और यही भारत का भी मुकद्दर है, क्योंकि वो शख्स, वो हुकूमत जिसके हाथ लाखों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, जो निहत्ते कश्मीरियों की आंखें पैलेट गन से जख्मी करके उनकी बेनाई छीनती है, ऐसी सरकार जहां मुसलमान की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दूर की बात, वहां नीच जात के, जो इनमें ज़ात पात का कॉन्सेप्ट है हिंदुओं में कि छोटी जात बड़ी जात, तो ये जो इनके बकौल जो छोटी जातें हैं वहाँ की, उनके हिंदू भी, छोटी जात के हिंदू भी इनके शर से महफूज नहीं है। जहाँ मेहनतकश पंजाबी सिख किसानों का मुआशी गला घूंटने की कोशिश की जा रही है, जहाँ जुल्म की सब हदें हम कह सकते हैं कि पार कर ली गई, वो भारत है। भारत ही तो है और इसका जिम्मेदार एक ही शख्स है और वो है नरेंद्र मोदी, जिसे मैं गुजरात का कसाब कहती हूँ, जिसने अब सिखों पर भी जमीन तंग करना शुरू कर दी। मोदी पंजाब के किसानों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। शायद ये भूल रहा है कि सिख किसान अपना खून पसीना एक करके फसलें उगाता है तो ही तो मुल्क खाता है, दुनिया खाती है। और अक्ल का दुश्मन नरेंद्र मोदी उसी पंजाब के किसान की जिंदगी और खेत को उजाड़ने पर तुला हुआ है। नाज़रीन, मोदी की जो तबीयत है ना, ये जलादों वाली है, जलादों वाली। और जलाद दूसरों की जिंदगी छीनकर खुश होता है। जलाद का काम क्या होता है? नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं। ये भारत की बदनसीबी कह लें, बदकिस्मती कह लें कि गुजरात का ये जलाद भारत का वजीर आजम बन बैठा और इसने जुल्म के ऐसे बीज बोए कि दुनिया इसकी नीच हरकतों पर अब थू थू कर रही है। लेकिन अब इस बीज की, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब इस बीज की फसल तैयार है, जो किसी और को नहीं, खुद नरेंद्र मोदी को हर सूरत काटना ही होगी। मोदी सरकार ने ज़राई इस्लाहात के कवानीन भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर करवा के दरअसल सिख किसानों के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए मुश्किलात की, आप कह लें कि मंजूरी दे दी है। इन ज़राई कवानीन के तहत, क्या कहते हैं कवानीन, इनके तहत सिख किसानों का मुआशी कत्ल करने की एक सोची समझी साजिश की गई है। अंबानी और जो दीगर सरमायाकार हैं उनको कहा गया है कि ज़राअत का शोबा आपके सुपुर्द किया जाएगा। यानी मोदी की शैतानियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं, इस शैतान शख्स की शैतानियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये पंजाबी किसानों को बदहाल देखने के लिए अपने दोस्त सरमायाकारों को, अपनी करीबी जो सरमायाकार उनको ज़राई शोबे के स्याह सफ़ेद का मालिक बना रहे हैं, किसानों को सरमायादारों की गुलामी में देने जा रहे हैं। नाज़रीन, जो नरेंद्र मोदी है ना, इसकी शातिराना चाल ज़रा मुलाहिजा कीजिए, गौर कीजिए ज़रा शैतान शख्स की शातिराना चाल पर। किसने पूरी मनसूबाबंदी, पूरी प्लानिंग के साथ पंजाबी किसानों को तबाह करने का एक प्लान बनाया, साजिश कह लें। नए ज़राई कवानीन में से एक कानून के तहत अनाज, दालें, खुर्दनी तेल, प्याज, आलू को अशिया ज़रूरिया की फहरिस्त से निकालने का इसने इंतज़ाम किया। ये कानून किसानों की, आप कह लें कि रही सही जो माशी सूरत हाल है उस पर जलती पर तेल का काम करने के लिए काफ़ी है। अब नए कवानीन से सिख किसान जो ख़तरा सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको पता है वो क्या है? वो ये है कि इन कवानीन के बाद जो आड़त मंडियाँ हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी और पंजाब के किसानों के पास एक ही रास्ता रह जाएगा, और वो क्या कि वो अपनी पैदावार
निजी खरीदार को फरोख्त करें जो उन्हें मुनासिब कीमत नहीं देगा, तो फिर पंजाब के किसान के पास इस फसल को फरोख्त करने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा। अब ये मोदी की आप समझ लें कि हठधर्मी है, नरेंद्र मोदी की हठधर्मी है। इसका अंदाजा आप यहां से लगा लीजिए कि भारतीय पंजाब के सिख किसानों पर जिंदगी तंग करने के बाद ये कहता है कि इन कवानीन से जो इस्लाहात की जा रही हैं वो ज़राअत के शोबे के लिए एक अहम मोड़ साबित होंगी। मतलब इतना झूठ, इतना फ्रॉड, इतना जुल्म, इतना सितम। और दूसरी तरफ भारतीय ऑपोजिशन ने भी इन कवानीन को किसान दुश्मन करार देते हुए कहा है कि ये किसानों के लिए मौत का परवाना साबित होंगे। सोचिए कि मौत का परवाना फिर क्या होगा, मौत का परवाना साबित होंगे कवानीन। लेकिन मोदी सरकार फिर भी हठधर्मी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सिख किसान मोदी की किसान दुश्मन जो पॉलिसीज हैं उन पर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर मुजाहिरीन कई दिनों से आपको पता है कि धरना देकर बैठे हुए हैं। और किसानों का पहले दिन से क्या मुतालिबा है? यही कि उन्हें दिल्ली की रामलीला ग्राउंड पर एहतजाज करने दिया जाए। लेकिन ये जो मोदी सरकार है ना, ये अच्छी तरह जानती है कि अगर मुजाहिरीन रामलीला ग्राउंड में किसी तरह दाखिल हो गए तो मोदी सरकार का राम राम सत्य हो सकता है। अब इसके बाद भारतीय सरकार के मुजालिम पर दुनिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। आपने देखा, आप ये इशू देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी। अभी कहाँ छुपाएंगे इस इशू को, ये छुप ही नहीं सकता। बुरी तरह से एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार। अमेरिका, कनाडा, लंदन, तमाम ममालिक में भारतीय किसानों के हक में मुजाहरे किए गए और वक्ती तौर पर मोदी सरकार आपको पता है कि आलमी दबाव में आ गई, वक्ती तौर पर प्रेशर में आई और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। लेकिन हुकूमती जिदबाजी या कह लें कि अना की वजह से मुज़ाकरात के कई दौर तो हुए लेकिन कामयाब एक भी ना हुआ, क्योंकि हुकूमत अपनी जिदबाजी से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जो मुतासिरा सिख किसान हैं उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल की भी कॉल दी हुई है और किसानों की इस हड़ताल को, मुल्क गिर हड़ताल को, मुल्क की 24 मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी बाकायदा हिमायत हासिल है। आज पूरा भारत बंद, यानी मोदी बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। मोदी के जुल्म, सितम, जबर की जो आग है अब वहाँ के अवाम के सीनों में इतनी भड़क चुकी है, इनकी जनता के सीनों में इतनी भड़क चुकी है ये आग कि लोग इसके खून के प्यासे हो गए। ये सिर्फ ये हकीकत है जो मैं बयान कर रही हूँ, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, हकीकत है ये। इसके खून के प्यासे हो चुके हैं वहाँ की जनता। अब ऐसे में अगर उनके सामने ये शैतान का दूसरा रूप जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, अगर ये आ गया तो सोचिए क्या होगा। अगर ये शैतान का दूसरा रूप नरेंद्र मोदी इनके सामने आ गया तो वो हाल करेंगे कि इसे कहीं छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये जरा देखिएगा कि क्या हो रहा है, क्या औकात है इस नरेंद्र मोदी की। चलाइएगा क्लिप टीम। देखा आपने क्या औकात है इस नरेंद्र मोदी की, जो कहता है कि सबसे बड़ी जमहूरियत है भारत और ये वहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का वजीर आजम है। ये है इसकी औकात, ये है इसकी असलियत, ये है इसकी हकीकत, ये है इसकी हैसियत। देखा आपने नाजरीन कि किस कदर नफरत है भारत की जनता को इस मकार शख्स से। भारत के अवाम इस मकार शख्स से इतनी नफरत करते हैं कि इसके पुतले बना के इसके मुंह पे जूते मारे जा रहे हैं। और अगर हकीकत में सामने आ गया तो ये हाल होगा, असली चेहरे को इतने जूते खाने पड़ेंगे। जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी से इसके अपने लोग इतने तंग आ गए। मोदी के पुतले पर अवाम का गुस्सा देखिए, जूते मारे जा रहे हैं इसके मुंह के ऊपर। और सोचिए अगर ये पुतला ना होता, खुद नरेंद्र मोदी होता तो क्या यही हाल ना होता? यही हाल होता, इसको छुपने की जगह ना मिलती। अगर ये असल में नरेंद्र मोदी होता तो इसके चेहरे पर इसी तरह जूते मारे जा रहे होते। छोटे छोटे बच्चे जूते मार रहे हैं। देखिए इस क्लिप को और अंदाजा लगाइए कि मोदी की क्या औकात है भारत में। यह है मोदी का नाम नेहाद, क्या कहते हैं, शाइनिंग इंडिया, जो शाइन तो नहीं कर रहा लेकिन जल रहा है, जल जरूर रहा है। और ये जो आग के शोले ना, शायद नरेंद्र मोदी को ये शाइन दिखाई देते हैं, उसको लगता है कि शायद ये शाइन है। और यहाँ के किसानों में मोदी से इंतकाम लेने की जो आग है वो बेकाबू हो गई है। नरेंद्र मोदी जरा एक बात तो बताओ, कहने को तुम भारत के वजीर आजम हो, प्रधानमंत्री, हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं ना, प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर भारत के, सबक सिखाने की बातें करते नहीं थकते हो, लोगों को सबक सिखाने की बातें करते हो, पाकिस्तान को धमकियां लगाते हो, तड़ियां देते हो। अब हिम्मत है ना तो जरा बाहर निकल कर देखो। कश्मीर तो बहुत दूर है, दिल्ली, वो दिल्ली जो तुम्हारा दारुल हुकूमत है, उसी दिल्ली से जरा बाहर निकल कर देखो। तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम ना हो जाए तो फिर कहना। ये जो दिल्ली की सरहद पर पंजाब के किसान बैठे हैं ना,
इन्होंने तुम्हारी तिक्का बोटी कर देनी है, बोटी, जो सुलूक तुम उनके साथ कर रहे हो। नाज़रीन, मोदी किस तरह से उन बेचारे पंजाब के किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, देखकर तकलीफ होती, अजियत होती है। ये जरा देखिएगा, आप भी देखिए जरा। ये है सेक्युलर भारत का मकरू चेहरा, ये बूढ़ा पंजाबी किसान जो जाहिर सी बात है अपने हक की बात करने निकला था ना, लेकिन बातिल से ये बर्दाश्त ना हुआ, और होता भी कैसे, इसलिए इसकी ऐसी हालत कर दी गई, इसे जख्मी कर दिया। ये जख्म दरअसल तमाचा है, थप्पड़ हैं मोदी के मुंह पर। एहसान फरामोश ये भी नहीं जानता कि अगर पंजाब के किसान फसलें ना उगाएं कि ये तो भूखा मर जाएगा, लेकिन ये फिर भी किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आ रहा। इसीलिए पंजाब के जो किसान है ना, वो खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी नाज़रीन, गौर से सुनिएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख भारतीय किसानों ने खुदकुशी की। अब आप सोचेंगे कि 3 लाख भारतीय किसानों ने खुदकुशी क्यों की, ऐसी क्या वजह आ गई, क्या वजह बन गई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशियाँ करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि किसानों को उनकी जो पैदावार है उसका मुनासिब, आप समझ लीजिए कि मुनाफा नहीं मिलता था, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाती जिसकी वजह से किसानों को उल्टा कर्ज लेने पड़ जाते, और ये कर्जे भी भारतीय सरकार को लाख दरख्वास्तें करने के बावजूद माफ़ ना हुए, और फिर मजबूरन किसानों को खुदकुशी करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ना सूझा। और मोदी अब भी यही चाहता है कि पंजाब के सारे किसान किसी तरह खुदकुशी कर लें। मोदी एक जहनी मरीज जिसके इलाज करने के लिए पंजाब के किसान अब ना सिर्फ बाहर निकले हैं, इस जहनी मरीज का टेंगे अब ये किसान जो बाहर निकले हैं, बल्कि वो इस हवाले से पाकिस्तान से भी, आपको पता है कि उम्मीदें बांधे हुए हैं, बहुत अच्छी उम्मीदें उनकी वाबस्ता हैं पाकिस्तान से। अमरजीत सिंह हैं जी, कन्वीनियर खालिस्तान तहरीक, उन्होंने क्या मुतालबा किया पाकिस्तान से, उनका क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने अमरजीत सिंह साहब को। मोदी पंजाब के किसानों को सोची समझी, आप कह लें कि साजिश के तहत अपने इंतकाम का निशाना बना रहा है। अब नाज़रीन के जहनों में ये सवाल होगा कि कैसे, इंतकाम कैसे? अब ज़रा सुनिएगा। मोदी की सूबा पंजाब में जो नाज़रीन हुकूमत है ना, वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पंजाब के अवाम ने इसकी गिरी हुई घटिया सोच को पहले से भांप लिया था, आप ये समझ लें, और इसको मुस्तरद कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब ज़ाहिरी बात है, इस तरह का ज़हनी मरीज़ हो और इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, मुस्तरद कर दिया जाए, तो ज़ाहिरी बात है मोदी जो है वो जुनूनियत का शिकार हो गया, जुनूनी शख्स है, जुनूनियत का शिकार हो गया। हार इससे बर्दाश्त ना हुई, रिजेक्शन इससे बर्दाश्त ना हुई, और ये जुनून अब इसकी बर्बादी का सामान कर रहा है, इसकी अपनी बर्बादी का सामान करे, इसको कुछ अरसे बाद समझ आ जाएगा। अब यही वजह है कि अमरजीत सिंह ने पाकिस्तान से बाकायदा ये अपील की है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दें, और पाकिस्तान यकीनी तौर पे सिख बिरादरी के साथ खड़ा है, और जिस कदर मुमकिन होगा पाकिस्तान इनकी मुश्किलात को अपनी मुश्किल समझते हुए उसको हल करने की कोशिश भी करेगा, आलमी बिरादरी तक इनकी आवाज़ भी पहुँचाएगा। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज़म इमरान खान साहब सिख बिरादरी में, आपको पता है कि बहुत मकबूल हैं। करतारपुर राहदारी का दरवाज़ा भारतीय सिख बिरादरी पर खोलने के बाद सिख बिरादरी की जो मोहब्बतें हैं ना, उनका दरवाज़ा, मोहब्बतों का दरवाज़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए खुल चुका है। सिख मुजाहिरीन की अगर आप बात सुने तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान से उनको कितनी अच्छी उम्मीदें हैं, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की वो दिल से कितनी इज्जत करते हैं। ज़रा क्लिप देखिएगा। अब आपने सुना, अब एक बात तो तय हो चुकी है कि खालिस्तान तहरीक अब ज़ोरों शोर से चल पड़ी है, पंजाब खालिस्तान बनने के बहुत करीब है। और आपने क्लिप में देखा कि सिख मुजाहिरीन की जानिब से अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, पंजाब बनेगा खालिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे फ़ज़ाओं में गूंज रहे हैं। यही नहीं, सिख बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती हुए आपको दिखाई दी, सुनाई दी, और यही वजह है कि मोदी सरकार की जान पर बान आई, और बननी भी थी, जान पर बान आई। मोदी की रातों की नींदें बाकायदा हराम हो गई ये नारे सुन के, यानी उससे अपनी जिल्लत और रुसवाई सामने दिखाई दे रही है, अपनी औकात सामने दिखाई दे रही है, अपनी असलियत, अपनी हैसियत सामने दिखाई दे रही है। और असलियत क्या है मोदी की? जिल्लत। हकीकत क्या मोदी की? रुसवाई। मोदी की जिल्लत और रुसवाई से मुझे एक वाकया याद आया, वो मैं आपको भी सुनाती हूँ। कानपुर में मोदी, आपको पता है, एक बार सीढ़ी चढ़ते हुए मुंह के बल गिर गया और उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि कानपुर ने मोदी के कान के नीचे जोरदार चप्पत लगाई। चप्पत मतलब
थप्पड़ लगाया। वैसे भी मोदी और कितना गिरेगा ना, गिरने की भी कोई हद होती है। और मेरे ख्याल से मोदी तो पस्ती की तमाम जो हदें हैं वो पार कर चुका है। नरेंद्र मोदी जो ना, शायद उसके बाद समझ नहीं आ रही कि कश्मीरी उसके जुल्म के आगे दीवार बन के खड़े हो गए हैं। कश्मीरी नरेंद्र मोदी के काबू में नहीं आ रहे हैं और अन के लिए पंजाब के सिख भी अब इसका जीना मुश्किल कर देंगे। काश इसको ये बात समझ आ जाए। इससे ऐसा बदला लेंगे कि वो कहते हैं कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी, नरेंद्र मोदी को उसकी नानी याद करवा देंगे ये सिख भाई जो हैं। इसीलिए ये अपनी फौज का, अपनी सेना का उनके लिए सहारा ले रहे हैं, उनको दबाने के लिए किसी तरह। लेकिन ये सिख भाई हैं, ये पंजाब के भाई हैं, ये डरने वाले नहीं हैं, ये डटे रहेंगे। जितनी मर्जी सीना ले आओ यहाँ पे। ये क्लिप चलाइएगा। ये जो हमारे सिख भाई हैं, इनको फौज से कंट्रोल करेगा नरेंद्र मोदी, यानी फौज से, अपनी सेना से कंट्रोल करेगा। जैसे फौज काबिज है वहाँ पे कश्मीर में अब इनको कंट्रोल करने के लिए अपनी सेना का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन मैं इसको जरा याद करवा दूं नरेंद्र मोदी को कि भारतीय फौज में ना सिर्फ सिख फौजी हैं जो लड़ने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। बाकी उनमें तो हिम्मत ही नहीं लड़ने की, उनकी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं होती हैं। वो आए दिन एहतजाज कर रहे होते हैं इनके भारतीय फौजी, भारतीय सेना। वो कहते हैं हमारे पास जूते नहीं है सही, हमें तो दाल रोटी नहीं मिलती है, हमारे पास तो दवाइयाँ खरीदने के लिए कोई बजट नहीं होता है, इनके पास अद्वियात तक नहीं होती इनकी फ़ौज के पास। ये लड़ेंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मजाक है नरेंद्र मोदी अपने साथ खुद कर रहे हैं। अच्छा, भारत के एक पंजाबी अदाकार हैं हब्बी सिंह, मोदी की चीज़ है ना, उन पर उसने बड़े गुस्से में अपने मखसूस अंदाज में इजहार ख्याल किए। ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम। देखा आपने ये पंजाबी अदाकार इमरान खान और नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने का कंपैरिजन करें। क्या खूब कंपैरिजन किया इन्होंने। वो पंजाबी में क्या कहते, बड़ी वधिया गल तुसी कीती, वधिया अंदाज से इन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि इमरान खान वर्ल्ड कप जीतकर वज़ीर आज़म बने हैं और मोदी चाय के कप धो धोकर। कहाँ वर्ल्ड कप जीतने वाला वज़ीर आज़म और कहाँ चाय वाला वज़ीर आज़म। अब नाज़रीन, फ़र्क तो आपके सामने है, फ़र्क तो होगा ना। मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी औकात क्या है, उसकी असलियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, कि उसकी अपनी जनता, उसकी अपनी आवाम उसके खिलाफ हो चुकी है। चाय वाले की औकात चाय वाले वाली है। और अब कश्मीर पाकिस्तान बनकर रहेगा और भारत का पंजाब खालिस्तान बनकर रहेगा। ये जो चाय बनाने वाला है ना, ये चाय ही बनाएगा। और भारतीय आवाम और पंजाब के किसान भी अब मोदी सरकार को साफ कह चुके हैं और कह रहे हैं कि अब ऐसे ही चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। मौसम तो सर्द है ही, लेकिन सर्द मौसम में भी सियासी गर्मा गर्मी जारी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान सियासी मुहाज गर्म है। 31 दिसंबर को इस्तीफे पार्टी क़यादत को देने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ी बात तब होगी जब ऑपोजिशन जमातें ये इस्तीफे वाकई स्पीकर को देने की हिम्मत करेंगी। जेल भरो तहरीक की भी गूंज है। क्या नया सियासी गेम शुरू होने जा रहा है? बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं। पंजाब के शहर लाहौर में मरियम बीबी आजकल बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही हैं और मरियम साहिबा ये कहती हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई, ऐसा मरियम कहती हैं। बीबी, अगर बातों से ही काम बन रहा होता तो फिर आपके इक़्तिदार का सूरज गुरूब कैसे होता? गुरूब ही ना होता कभी। अब सच्ची बात बताने लगी हूँ आपको, कड़वी बहुत लगेगी क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सच तो सच है। और सच ये है कि धरने और जलसों से हुकूमतें कभी नहीं जाती। 1970 के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए वो हारने वालों ने तस्लीम नहीं किए। और क्या ये बात हम सबको मालूम नहीं है? सबको मालूम है और इन लोगों को भी मालूम है जो तमाशा लगाने के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं। अगर 2018 के इलेक्शन नताइज आपको कबूल नहीं थे तो ज़रा सोचिए नाज़रीन, आप भी ज़रा सोचिए कि अगर इनको वाकई 2018 के इलेक्शन नताइज कबूल नहीं थे तो 2013 के नताइज भी किसी ने तस्लीम नहीं किए थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग आईनी रास्ता इख्तियार क्यों नहीं कर रहे। आईनी रास्ता भी होता है ना एक, आपको किसी बात का डर है, यकीनी तौर पे किसी बात का डर है। आप लोग जमहूरियत का राग अलापते हैं हर वक्त, ये राग अलापते नहीं थकते हैं। आपके इस्तीफों से जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होगा। ये बात आप लोगों को आखिर क्यों समझ नहीं आती? मेरी समझ में बात नहीं आ रही। आप हर जगह कह रहे हैं, हर जगह, कि आज का इजलास बहुत अहम है, ये अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए या अवाम को रिलीफ देने के लिए, रिलीफ दिलाने के लिए ये तहरीक है। हम इस हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे, किसी भी तौर पे हमें हुकूमत मंजूर नहीं है। यह हुकूमत घर जाएगी तो हमें सुकून का सांस नसीब होगा। आप इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपको खुद पता नहीं कि आप लोग आखिर
चाहते क्या हैं? ये जो आप लोग बाहर निकले हैं, जो तमाशे लगा रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब ज्वाइन करने के लिए, और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, आपसे शुरुआत करूंगी। पहला सवाल आपसे पूछूंगी कि पीडीएम ने जो फैसला किया है कि 31 दिसंबर तक तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करवा देंगे, पीडीएम के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये वही फैसला है जो होगा, या फिर वाकई हम कह सकते हैं कि ये भी चेंज हो सकता है, इसमें भी यू टर्न आ सकता है? हिम्मत करेंगे वाकई इस्तीफे देने की? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। असल में ये जो इस्तीफ़े हैं कानूनी तौर पर तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह कि अगर ये इस्तीफ़े देते हैं तो वो सीटें खाली हो जाएंगी और उस पर बाई इलेक्शंस होंगे। लेकिन ये इतने बड़े ज़्यादा बाई इलेक्शन जो हैं एक तूफ़ान की मानद होंगे, ये कोई इलेक्शन जनरल इलेक्शन से कम नहीं होगा। तो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है अगर इस्तीफ़े इस तादाद में आ जाए, सूबाई असम्बलियों से भी आ जाए और कौमी असम्बली से भी आ जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं आगाज़िया में, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये खेल कब से खेला जा रहा है और किसी न किसी अंदाज में हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है, और जिसको इक़्तिदार नसीब नहीं होता वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं करता। अब तो ये पाकिस्तान का मामला अमेरिका तक जा पहुँचा है। वहाँ के जो हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी नतायज को तस्लीम नहीं करते, वो भी कहते हैं कि रिगिंग हुई है। और इस सारे अमल को मैं इस अंदाज में देखता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ ज़रा बराबर मोहब्बत की बात नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के साथ कोई दिलचस्पी हो तो कम अज़ कम इतना इंतज़ार तो किया जाए कि इससे बड़ा क्राइसिस क्या होगा कि कोरोना इतना खौफनाक हद तक फैल रहा है, और इन जलसों से कोरोना मैं समझता हूँ कि बेइंतहा यानी आगे बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। हर दूसरा शख्स जो है वो इसमें मुब्तला नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद इतनी जल्दी है अपोजिशन को हर काम की कि जनाब कोरोना हो या ना हो हमें इससे गर्ज नहीं है, हमने तो ये काम करना है। और मैं तो बाज़ औक़ात पीडीएम के लीडर की ये बात सुन के मैं हैरान रह गया जब उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में कोरोना का सफ़ीर हूँ। गोया आप पाकिस्तान में कोरोना फैलाना चाहते हैं, लोगों को मौत के सुपुर्द करना चाहते हैं। एक तरफ तो ये हालत है, दूसरी तरफ अगर आप हुकूमत के मामले में भी देखें तो वहाँ भी कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि जो अपोजिशन के साथ गुफ्तगू ही कम अज़ कम कर ले, उन्हें एंगेज कर ले। और ऐसा होता रहा है, माजी में बड़े बड़े तूफ़ान आए। इससे बड़ा तूफ़ान होगा कि जब 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी, उस वक्त भी नवाबजादा रसूलुल्लाह खान जैसे लोग मौजूद थे, उसमें सरदार क़य्यूम जैसे लोग मौजूद थे, जो उन सारी पार्टियां जो 9 पार्टियां जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर तहरीक चला रही थी और बड़ी खूनी तहरीक चला रही थी, उसको भी उन्होंने आपस में टेबल पे लाभ बिठाया। और कोशिश की कि ये मामला जो है वही फ़हम व तफ़हीम से तय हो जाए। आज हम इतने बदकिस्मत हो गए हैं कि हमें कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता कि जो हुकूमत की तरफ से कम अज़ कम इतनी पहल करे, जाके उनसे मुज़ाकरात तो करे, और ना ही अपोजिशन। और अपोजिशन का भी मामला आप देखें कि उन्होंने सरबराह जो पीडीएम का वो शख्स बनाया है कि हु हैज़ नथिंग टू डू, उसे तो पहले दिन से यानी उनका चौधरी साहब सॉरी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी उस शख्स के बारे में कि जिसको आवाम ने बुरी तरह से ठुकरा दिया, वोट नहीं मिला जिस बंदे को, जिसके पास एक सीट नहीं है असेंबली में, वो उस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उस पर ये लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? वैसे वापस की बात है कि मतलब इनका ये मयार रह गया है, ये वैसे अपने को बड़ी मंजी पार्टियां कहते हैं, अब उसके पीछे ये चलेंगे और एक ऐसे बंदे को आप इस्तीफे जमा करवाएंगे जो आप खुद सोच लें फिर क्या सिचुएशन है। डॉक्टर साहबा असल में ये इस्तीफे मांगने वाले कौन है? ये वो शख्स है जो बाहर बैठे हैं सजा याफ्ता, और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सियासत से आउट है। तो उनकी बेटी बिल्कुल ये इस पे तुली हुई है, एक बेटी तुली हुई है, दूसरी तरफ बेटा तुला हुआ है कि जी चूँकि दोनों के यानी अब्बा हजूर जो है वो बहुत ज़्यादा कानूनी शिकंजे में है। तो अगर ये सूरत हाल हो जाए पाकिस्तान के अंदर जो नज़र आ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एहतसाब नाम की चीज़ तो कोई ना रह गई।
किसी शख्स को भी जब इक़्तिदार में जो लूट कसूट करके वो बाहर आता है, अगर आप उसके खिलाफ कोई केस बनाना चाहेंगे तो वो आपके खिलाफ मुसलसल तहरीक चलाएगा हुकूमत वक्त के खिलाफ और उनको डिफेंसिव पे ले आएगा, तो फिर तो कोई भी एहतसाब के शिकंजे में नहीं आ सकता। और यही बात नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए डॉक्टर साहबा, कहीं हुकूमत को भी ये चाहिए कि उन्हें एंगेज करे। यानी महज ये कहना जिस अंदाज में हुकूमत चल रही है, ये भी कोई ऐसी बात वाइज नहीं है कि ये समझा जाए कि जी ये कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं, क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान के अंदर एक बहरानी कैफियत है, ना मईशत का पहिया चल रहा है, ना सियासत किसी अच्छी जगह पे है और ना ही कानूनी मामलात किसी कोई रुख इख्तियार सही कर। चौधरी साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, सदीक को भी शामिल है गुफ्तगू करते। सदीक, आपने आरिफ चौधरी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, अब आपसे मैं जानना ये चाहूंगी कि आप बताइए कि क्या ये लोग हिम्मत करेंगे अपने इस्तीफे देने की? और दूसरी बात ये कि हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है। सदीक, आपने भी सुना होगा, वज़ीर आज़म साहब का भी मौक़िफ़ सुना आपने, हुकूमती जो रहनुमा उनके भी मौक़िफ़ आप सुनते रहे होंगे सारे मामले को लेके, कि वो कहते हैं कि ठीक है दें इस्तीफे, आप इस्तीफे देंगे तो अगली ऑप्शन सबको पता है फिर क्या होगी। ये तो खुद अपने बोरिया बिस्तर गोल करने वाली काम कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले। देखें, आप उनको जितना सादा समझ रही हैं वो उतने भी सादा नहीं है। कि आप कह रही हैं कि वो अपना बिस्तर बोरिया जो है वो गोल कर रहे हैं, तो वो इस्तीफे देंगे तो बिस्तर बोरिया जो है वो गोल करेंगे, ऐसा वो कर ही नहीं रहे। सही। और दूसरी बात यह है कि नहीं तो फिर अगर ऐसा करेंगे फिर एक नए लफ्ज़ का इंतखाब करें ना, फिर आगे चले ना। आपने कहा सादा नहीं चले, सादा तो वो नहीं है, और आपने कहा इस्तीफे देंगे नहीं, यानी इनके कॉल और फेल में तजाद होगा, फिर तो झूठे हैं, मकार है, फरेबी हैं, फ्रॉडी हैं। देखें, आज आप ज़रा एक चीज़ पे गौर करें। आज जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उससे पहले यकीन करें जब हमारी टीम से भी बात हो रही थी और हम मुंतज़िर थे कि हमें लगा कि ऐसा कोई ऐलान करेंगे कि शायद फ़ौरनी ट्रांसमिशन शुरू हो जाए, फ़ौरनी सारे लोग बैठ जाएं और एकदम चैनल्स के ऊपर भूचाल आ जाए, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इनको अब देखें ना, इनकी लड़ाइयाँ किन बातों पर होती हैं। अगर ये इतने बड़े कॉज के लिए लड़ रहे होते तो आज किस बात पर लड़ाई हुई कि वो इफ्तिखार साहब कहते हैं जी मेरी कुर्सी, मेरे नाम की कुर्सी नहीं है, मेरे नाम का टैग नहीं लगा हुआ। हाँ। फिर उसके बाद एक मौलवी साहब इस बात पे लड़ पड़े कि मैंने आगे खड़े होने, और उन्हें कहा कि यार तुम्हारी जमात की कोई औकात नहीं है, साइड पे हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। और इन बातों पे लड़ते हैं कि तस्वीर किसकी ज्यादा लगी हुई है, ज्यादा तस्वीरें किसकी लगी हुई है, कैमरा किसके ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, कौन ज्यादा टीवी पे नजर आ रहा है, कौन नजर नहीं आ रहा है, फ्रेम किसका ज्यादा बना। बिल्कुल तो इस बात पे लड़ते हैं। स्टेज सेक्रेटरी कौन होगा, स्टेज पर किसके कितने बंदे होंगे, आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा, खाने पे लड़ पड़ते हैं। उनके इतने बंदे खाने पे नहीं थे, उनके ज्यादा थे, उनके काम थे, इन बातों पे तो लड़ पड़ते हैं। आज देखें ना, इन्होंने जहाँ पे मीटिंग थी उनका इतना खर्चा भी करवा दिया, वहाँ पे गजरेला चलता रहा, वहाँ पे और हलवा चलता रहा, वहाँ पे गर्मा गर्म जो है वो डिशें चलती रहीं, और निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला। इन्होंने आज अपने आप को जितना अपोजिशन ने एक्सपोज किया है। सदीक, इसका मतलब मौलाना साहब वहाँ से राजी गए हैं ना, गाजर का हलवा और इतना कुछ था वहाँ पे, सब कुछ चलता रहा, यानी वो राजी गए वहाँ से। जी वो तो बिल्कुल, वो तो बहुत ही राजी हैं, क्योंकि बताया जाता है कि कई किस्म की चीज़ें थी और बड़े बेहतरीन पकवान और चीज़ें थी, और ख़ास तौर पे मीठे का जो तड़का था वो बड़ा बेहतरीन था। और बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ हुई है वो गाजर का जो हलवा था, उसकी सुने ऊपर वो कोई पता नहीं क्या उनका वो खोया शोया डाला हुआ था, उसकी सबने बहुत तारीफ़ की है। बाकी क्या बरामद हुआ है कि अपनी क़यादत को भी इस्तीफे देंगे 31 दिसंबर तक। इसी चीज़ पर आप देख लीजिएगा, हम इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। इनके अपने लोग इस्तीफे नहीं देंगे, इनके अपने लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते, इसलिए 31 दिसंबर की तारीख रखी। और आज के इस पूरे इवेंट के अगर कोई फाते हैं तो वो आसिफ अली जरदारी हैं। आज बाकी उन्होंने साबित कर दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब पूरे इवेंट के फाते कैसे हैं ठहरे, एक जरदारी सब पे भारी कैसे हैं? चौधरी साहब का भी पॉइंट मुझे इसको हम कंटिन्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आरिफ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सदीक जान। सदीक, आप कुछ कह रहे थे, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। सदीक आप कह रहे थे ब्रेक से पहले कि आज साबित हो गया कि एक जरदारी सब पे भारी, कैसे? देखें, जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ था कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए। जरदारी साहब सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते, जरदारी साहब सिस्टम से बाहर नहीं आना चाहते। जरदारी साहब इनको यही बार बार कह रहे थे। और फिर आप देखें ना, बिलावल ने कितनी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस्तीफे देने को तैयार हैं मियाँ साहब, लेकिन शर्त ये है कि आप वापस आएँ, इस्तीफे हम आपके हाथ में देंगे, जमा जाके आपने कराने हैं। तो अब कहाँ मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएँ, ना मियाँ साहब वापस आएँ, ना इस्तीफे हों। तो ये जरदारी साहब बेसिकली थे, क्योंकि देखें JUIF और नून लीग ये तो तैयार थे इस्तीफे देने के लिए। बाकी जो पार्टियाँ हैं साथ, उनका तो काउंसलर कोई नहीं है,
बाकी तो छोड़ दें। तीन चार पार्टी को इस्तीफे दिए जाएंगे। सदीक अपने मतलब इतने घरेलू जो संगीन मामलात थे उनके लिए वो यहाँ ना आ सके तो वो इस्तीफे लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, यानी हम यही समझेंगे ना कि वो पंजाबी में कहते हैं ऐसे फिर ना ही समझिए, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बिल्कुल ना ही समझे। जी ठीक है जी। चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। चौधरी साहब ये जो कहते हैं बार बार हुकूमत वाले कि हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं, बैठ के हमसे बात करें, इनके मसाइल क्या हैं, बार बार ऑफर दी जाती है इनसे कि बात कीजिए, एनआरओ नहीं मिलेगा। खान साहब भी कहते हैं, वजीर आजम, बाकी सब भी ये मौकिफ लेकर आते हैं। अब ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं। इनका ये कहना है कि जी हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हुकूमत को गिरा दिया जाए, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, बड़ों से बात करेंगे, पता नहीं क्या क्या कोड वर्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं, आप भी सुनते रहते होंगे। आइन क्या कहता है? आइन में इस बात की कोई गुंजाइश है कि आप सिटिंग गवर्नमेंट को, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप कहते हैं कि वो चली जाए, पहले आप उनका इस्तीफा मांगते थे, अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तब आप इस्तीफे दे के ब्लैकमेल करना चाहते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। आइन क्या कहता है इस बारे में? आइन तो जाहिर है यही कहता है कि हुकूमत जब मुंतखब हो जाती है तो उस सारे मामलात उसी से ही हल होंगे, उस बात भी करनी होगी तो उसी को से करनी यानी होगी। ये लोग आइन को नहीं समझते। आइन अपोजिशन का वजूद जो है उसे भी तस्लीम करता है, और आरिफ साहब यानी अपोजिशन आइन को अच्छी तरह से समझते नहीं। उसका भी ये फर्ज है कि वो चूंकि ड्राइविंग सीट पे है, नहीं हर कोई अपने अंदाज से आइन को समझता है। पाकिस्तान के मफाद को अपने मफाद में ही समझता है, और बल्कि आप हैरान, आपने क्या होना है, आप तो बहुत माशाल्लाह दानिशवर है। बात यह है कि आम आदमी देखकर इस बात से परेशान है कि ये जो हिंदुस्तान के साथ हमने क्या लड़ना है, मसला कश्मीर हमने क्या हल करना है। हम तो अपने घर में एक दिन के लिए कोई हुकूमत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और किसी का वजूद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही हमें इससे गर्ज है कि पाकिस्तान का क्या बनता है, पाकिस्तानियों से पे क्या बीत रही है, उनके मुआशी हालात। आप देखें कि क्या हुकूमत अगर आज बदल जाए तो उससे पाकिस्तानियों के मुआशी हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। यानी इतना बड़ा क्राइसिस जो ये जन्म देना चाहते हैं, और ऐसे शख्स के हाथ में इस्तीफे देने की बात करते हैं जो असम्बली में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि वो असम्बली का रुकन नहीं है, तो कम अज़ कम इस्तीफे देने की बात तो उस शख्स के हाथ में करे जो असम्बली में जा सके। और यानी पीछे बैठा कौन तारे हिला रहा है? वो शख्स जो पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से गया। बिल्कुल, एक को आपने ठुकराया पूरे तरीके से, उसकी ये हैसियत है, और दूसरा जो मफरूर है, इश्तिहारी है, फरारी है। बिल्कुल, ये बनाएंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन। हैरत की बात है वैसे, इनके कॉन्फिडेंस की तो दाद दें जरा चौधरी साहब। इतना कॉन्फिडेंस, बल्कि मैं कहती हूँ डिटाई की मिराज पर जा बैठी है पीडीएम। देखिए, कानून का मिजाक इससे बड़ा हो नहीं सकता कि एक ऐसा शख्स जो बाहर बैठा है, सजा याफ्ता है, मफरूर है, वो वहाँ सियासत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ उसे कोई बुला नहीं सकता। अदालतें भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है, हुकूमत के दावे भी मौजूद हैं, और अंडरटेकिंग भी शहबाज शरीफ की मौजूद है। इस सब कुछ के बावजूद वो वहाँ बैठे सियासत कर रहे हैं। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है, इसको ये सारे मिल मिला के खाकम बदान फेल्ड स्टेट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दानिस्ता और कुछ नादानिस्ता तौर पर। ये जो वफादारी हुकूमत की है ना पाकिस्तान के साथ, उन्हें भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि सही, उन्हें भी रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर साहबा कि इतनी वफादारी, माजी में भी आप यही कह रहे थे कि जनाब जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी आप यही पाकिस्तान से मोहब्बत ही थी आपको, जो आप कहते थे कि जी इन्हें फौरी तौर पर यहाँ से जाना चाहिए। अब वो आपको भेजने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं कि ये सारी गैर आइनी बातें हैं। बातें सबको पता है कि कौन सी आइनी और गैर आइनी है। थोड़ा सा हाथ आगे आप भी बढ़ाएं, यानी एनआरओ की बात बार बार करने की बजाय, डाकू चोर कहने की बजाय, कम अज कम प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग तो ऐसी करें जिसमें यानी उनसे मुलाकात तो करें। आज तक ये देखें कितनी बड़ी बात है कि 2.5 साल होने को हैं और प्राइम मिनिस्टर ने लीडर ऑफ दी अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया। अपोजिशन लोगों, यानी क्या बात है, इसको क्या जस्टिफाई हम कर सकते हैं पूरी दुनिया में? यानी मोदी के साथ आप हाथ मिला सकते हैं
और दुनिया के हुक्मरानों के साथ आप सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं बात काट रही हूँ। जब इमरान खान साहब भी इनके खिलाफ बाहर निकले थे, जब वो ऑपोजिशन में थे, आपको याद होगा 126 दिन का यादगार एक धरना था, आपको याद होगा कि वो कभी की बातें नहीं करते थे कि एस्टैब्लिशमेंट इनकी हुकूमत गिराए, ये हो वो हो। वो ये कहते थे पनामा का मामला सामने आया, वो जो 4 हल्के खोलने का मामला था वो सामने, उसके बारे में बात करते थे। ये तो अजीबोगरीब से मुतालबात कर रहे हैं। पहले तो ये इलेक्टेड को सिलेक्टेड कह के गलत करते हैं, ज्यादती करते हैं। यानी जब ये इलेक्ट होते तब इलेक्टेड है, तब जो इलेक्शन है बिल्कुल शफाफ है, चूंकि ये इलेक्ट हो गए। जब अवाम ने इनको ठुकरा दिया तो जो जिसको अवाम ने एक्सेप्ट कर लिया वो इनकी नजर में सिलेक्टेड हो गया। यानी ये तो जिद का एक, मैं कहती हूँ कि क्या एक जिद का एक लेवल है सदीक, कि इतने ज्यादा जिद्दी बच्चे की तरह ये लोग सामने आए हैं। मंजे हुए सियासतदान तो ऐसे नहीं करते। हम बचपन में कहानी भी पढ़ते होते थे कि अपनी जो हार है उसको भी तस्लीम करें और बड़े दिल के साथ जीतने वाले को गले लगाएं। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट क्या होती है जरा समझाइएगा सदीक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। इनके बाल सफेद हो गए, कईयों के बाल झड़ ही गए हैं। नहीं, ये बात आपकी बड़ी जी चौधरी साहब, फिर सदीक आपकी तरफ आती हूँ। जी चौधरी साहब। नहीं वजनी बात है आपकी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये अर्ज करूँ। जी हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आप बात कह रही हैं कि ऐसा जब कोई हुकूमत में आ जाता है तो दूसरों को तस्लीम करना चाहिए, ये एक ऐसी बात है कि जो पूरी दुनिया में है और यही जमहूरियत की रूह है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत अपने मर्जी की अगर आपकी यानी हुकूमत आती है तो फिर जमहूरियत आपको समझते हैं कि जी जमहूरियत आ रही है, अदरवाइज जमहूरियत नहीं है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मैं ये कहूँगा कि चूँकि ये जो बहरान इस वक्त पाकिस्तान में जन्म ले रहा है और जन्म ले चुका है, इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हुकूमत जो है, हुकूमत को अपने ज़राए वसाइल और ताल्लुकात इस्तेमाल करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन अपोजिशन को भी कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ होना चाहिए, यानी इस हद तक ना आगे जाए कि जिसके बाद हम भी थोड़ा आगे जाते हैं, बजे बात से यानी इस आपके सतह पे ले जा रहे हैं ना, तो आप दरमियान हम भी जरा आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को। सदीक आपकी तरफ आना चाहूंगी। चौधरी साहब ने बार बार ये बात की है सदीक, ठीक है सदीक, चौधरी साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत को भी अब बात करनी होगी इनसे। तो हुकूमत तो बार बार ऑफर दे रही है कि बैठे हमारे साथ बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे ना। वो तो सिर्फ ये चाह रहे कि हुकूमत किसी तरह गिर जाए और किसी तरह इनको कुर्सियां मिल जाए। उनके तो मुतालिबात ये नैब को खत्म कर दिया जाए, फलां इदारा हमसे बैठ के बात कर ले, इन्हें किसी तरह से कुर्सी मिल जाए, इन्हें किसी तरह से इक़्तिदार मिल जाए, कोई लाखों की बैठ के लस्सी पीना शुरू कर दे, कोई अपनी जायदादें बनाना शुरू कर दे। देखें बिल्कुल ये आपकी बात भी दुरुस्त है कि ये चाहते क्या हैं, सरकारी बंगला, मुफ्त की लस्सियाँ, खाने खाबे, नाश्ते, ये सरकारी पैसों से होने चाहिए। डीजल और पेट्रोल सरकारी होना चाहिए। गाड़ी वो जो बत्ती वाली होती है ताकि सरकारी गाड़ी हो, उसके अंदर सारा पेट्रोल डीजल वो सारा भी सरकारी हो, आवाम के टैक्स के पैसों से हो। तो फिर इस्लाम भी ठीक है, फिर इस्लामाबाद भी महफूज है, फिर पाकिस्तान भी महफूज है, फिर जमहूरियत भी है पाकिस्तान में। वरना सब कुछ लुट फुट जाएगा अगर इनके पास ये चीज़ें ना हो तो। जहाँ तक बात है, हुकूमत को बिल्कुल बात करनी चाहिए और एक संजीदा कोशिश करनी चाहिए इनको इंगेज करने की। लेकिन अब जिस पॉइंट पर अपोजिशन जा चुकी है, जिस पॉइंट पर हुकूमत है, लगता नहीं है कि ये दोनों एक साथ बैठेंगे। और पहले जो लोग इनको इकट्ठा बिठाया करते थे, अब तो अपोजिशन बराह रास्त हमले ही उन पे ऊपर कर रही है, उनके ऊपर हमले भी करते हैं, उनसे मदद भी मांगते हैं, उनसे बैकडोर राब्तों की कोशिश भी करते हैं। खुद इनकी अपनी जो है वो सियासत में मुनाफकत है। और जो आपने बात की कि हुकूमत इनसे अगर बात भी करे, FATF के मामले पर बात की थी, इन्होंने उसके बदले में क्या मांगा? आवाम के लिए तो कुछ नहीं मांगा। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि पेट्रोल सस्ता करें, डीजल सस्ता करें, महंगाई कम करें, आटा चीनी सस्ता करें, कोई और आवाम के लिए सहूलत मांगी हो, कोई और नैब को खत्म कर दिया जाए, इसी तरह की बहुत सी चीजें मांगी जो इनके मुकाबले के ऊपर। बिल्कुल चलें ठीक है सदीक, वक्त की कमी है, मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है, दोनों मेहमानों का, आरिफ चौधरी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।